नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं सोशियोलॉजी के सिलेबस के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? सोशियोलॉजी के सिलेबस के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो कि डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी से क्या कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, वो भी सब्जेक्ट कौन सा है, सोशियोलॉजी। तो आपके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम इसके सिलेबस के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं जितने भी छात्र छात्राएं हैं, अगर आप डीडीयू यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजी से बिलोंग नहीं करते हैं, आप किसी और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। बट वहां पर यूनिवर्सिटी के साथ साथ सेमेस्टर का नाम और सेमेस्टर के साथ साथ सब्जेक्ट का नाम लिखना मत भूलिएगा। बहुत सारे इसमें स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो केवल यूनिवर्सिटी का नाम लिख करके छोड़ देते हैं कि भैया फला यूनिवर्सिटी का आप बता दीजिए। अब फला यूनिवर्सिटी का क्या बता दें, कौन से सब्जेक्ट का बता दें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेमेस्टर का नाम और सब्जेक्ट का नाम लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये आपका सिलेबस है, ये डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर से बिलोंग कर रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी से जो है ये चीज़ें तैयार करवाई गई हैं। ठीक है, बात करते हैं जब आप डीडीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो ये आपको सिलेबस बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा। ठीक है, बट ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका इंग्लिश में है, यहीं पे आपको प्रॉब्लम आ जाती है और उसी को सॉल्व करने के लिए जो है मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इन सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल हिंदी में बताऊँगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। आपको बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, बुक्स कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सिटी के द्वारा सजेस्ट की गई हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। बस आपको वीडियो को बस देखते चलना है। ठीक है, बात करते हैं एमए इन सोशियोलॉजी में जो आउटलाइन है वो कौन सी है। आउटलाइंस ऑफ 2 ईयर सेमेस्टर कोर्सिंग, मतलब बोल रहे हैं जो 2 ईयर का 2 साल का जो सेमेस्टर का कोर्स होता है उसके लिए ये बनाया गया है, जिसे आप एमए भी कह देते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन भी कह देते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर आप इस पूरे प्रोग्राम को अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो इससे आउटकम्स क्या निकलेंगे, कुछ यहाँ पर बताए हैं, परिणाम क्या निकल के आएगा। जो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। हम सीधा बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। कोई भी सिलेबस तैयार करने से पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है भैया। इसलिए स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है क्योंकि उससे मोटी मोटा जानकारी हमें प्राप्त हो सके कि एक्चुअली में है क्या। ठीक है, हमें कितने पेपर्स पढ़ने होते हैं, पेपर का कोड क्या होने वाला होता है, सब कुछ हम जान पाते हैं किसके द्वारा, स्ट्रक्चर के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर का स्ट्रक्चर दिया गया है। कोर पेपर और इलेक्टिव पेपर, दो तरीके के पेपर यहाँ पर बताए भी गए हैं। जिस तरीके से देखें तो 4 पेपर आपके कोर होंगे और 5वां आपका इलेक्टिव होगा। 5 में ए और बी 2 पेपर दिए गए हैं, दोनों में से किन्हीं एक को आपको चूज करना होगा। ठीक है, ये आप इतना तो जानते ही होंगे। बात करते हैं, पहले पेपर का नाम दिया गया है फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट्स। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, इसके पेपर का कोड दिया गया है SOC 501, आपके पेपर का नाम दिया गया है। पेपर नंबर 2 को कोड दिया गया है, पेपर नंबर 2 का कोड क्या है 502, 3 का 503, 4 का 504। ठीक है, ये इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, ऐसे ही पेपर नंबर 2 का नाम प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शंस, ये आपके पेपर नंबर 2 का नाम। सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, ये आपके पेपर नंबर 3 का नाम। पर्सपेक्टिव्स इन इंडियन सोशियोलॉजी, आपके पेपर नंबर 4 का नाम। ऐसे 5 का दोनों पेपर का नाम दिया गया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं, इसके बृहद सिलेबस की ओर चलते हैं, जो आपका बृहद सिलेबस है उसकी तरफ। ठीक है, हाँ, ये आ गए आप क्या, इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर की ओर। ठीक है, स्ट्रक्चर ये मेन स्ट्रक्चर है, आप इस तरीके से कह सकते हैं भैया। यहाँ पर पेपर का कोड बताया गया है, पेपर का टाइटल बताया गया है, मतलब कि पेपर का नाम कह सकते हैं। कोर्स कोर्स बताया गया है कि आपका कोर होगा या इलेक्टिव होगा। रिटर्न में आपको कितने नंबर मिलेंगे, इंटरनल के कितने नंबर मिलेंगे और टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे पेपर नंबर 1 का कोड क्या है, SOC 501, आपके पेपर नंबर 1 का कोड है। बात करते हैं, पेपर का नाम यहाँ पर बताया गया है क्या, फाउंडेशंस ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, ये आपके पेपर नंबर 1 का नाम है। पेपर आपका कोर अर्थात कंपलसरी होगा। 70 नंबर आपको लिखित पेपर के मिलेंगे, 30 नंबर आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए जाएंगे, जिसमें कि आपका अटेंडेंस और वाइबा और मिड टर्म के जो एग्ज़ाम होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें शामिल होती हैं, जो आपकी 30 नंबर वहाँ से दिए जाते हैं और टोटल आपको यहाँ पर 100 नंबर मिलने वाले होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4 और 5 में 2 पेपर हैं, दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होता है। तो सभी को आप एक एक करके यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए
अब क्या करते हैं, ऐसे ही अगर आप देखें तो सेमेस्टर 1 के बाद सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 सारे के सारे सेमेस्टर आपके यहाँ पर क्या किए गए हैं, बताए गए हैं, ठीक है। सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, चारों सेमेस्टर यहाँ पर बताए गए हैं। अब चलते हैं पेपर नंबर 1 की ओर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सेमेस्टर 1 का पेपर नंबर 1 के ऊपर बात करते हैं। पेपर का कोड यहाँ पर दिया गया है, कोर्स का टाइटल दिया गया है, फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, ये आपके पेपर का नाम दिया गया है। क्रेडिट आपको 5 मिलने वाले होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे हैं क्या भैया, यहाँ पर बोल रहे हैं कि 70 नंबर आपको रिटर्न के मिलते हैं, 30 नंबर आपको इंटरनल जो असाइनमेंट वगैरह असेसमेंट वगैरह तैयार किए जाते हैं, जिसमें से 5 नंबर आपके अटेंडेंस के मिलेंगे। क्लास प्रेजेंटेशन के आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद सेमेस्टर असाइनमेंट मतलब कि जो आपका मिड टर्म एग्जाम होता है उसके 15 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से देखें तो 15, 10, 25, 25, 5, 30 नंबर, इस तरीके से देखें तो ये इंटरनल मार्क्स आपके 25 नंबर तो मतलब टोटल बटे होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो आपके पेपर नंबर एक तैयार किया गया, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि कुछ उद्देश्य भी रखे गए हैं। साथ ही साथ बात करते हैं पूरे पेपर को आपके 5 यूनिट्स, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 यूनिट में आपके पूरे पेपर को डिवाइड किया गया है। कुछ बुक्स भी बताई गई हैं जो आप यहाँ पर चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। कुछ आउटकम्स भी बताए गए हैं कि पढ़ने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें परिणाम मिलेगा, क्या क्या चीज़ें समझ में आएंगी, ये यहाँ पर बताया गया है जो आप पढ़ सकते हैं। कुछ बुक्स हैं जो सजेस्ट की गई हैं, जो करके कितनी दी गई हैं, लगभग आपकी 20 पुस्तकें बताई गई हैं। किसके 20 नहीं, 26 पुस्तकें बताई गई। कितनी बताई गई, देखिए यहाँ पर 26 पुस्तकें बताई गई हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा बताई गई हैं। इसमें से आप बुक्स वगैरह खरीद करके अगर चाहें किसी स्पेशल चीज़ के ऊपर तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। आराम से आपको ये बुक्स मिल जाएंगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आप खरीदना चाहें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट हमारा क्या है, हिंदी का सिलेबस, क्योंकि मैंने आपको वादा भी कर रखा है कि भैया हम आपको हिंदी सिलेबस की ओर ले चलेंगे और हिंदी सिलेबस में सारी चीज़ों को आपको समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग हिंदी सिलेबस की ओर चलते हैं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हम लोग हिंदी सिलेबस के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर सिलेबस किसका है, डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का है। क्लास की बात करें तो एमए प्रथम वर्ष है, फर्स्ट सेमेस्टर है। विषय हमारा क्या है, समाजशास्त्र है। पेपर नंबर 1 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है समाज शास्त्रीय विचार की नींव, या आप कह सकते हैं समाज शास्त्रीय विचार का आधार, ठीक है। इस तरीके से भी आप कह सकते हैं, दोनों नाम इसके लिए स्पेसिफिक मतलब सही होंगे, जो भी आप बिठाना चाहें बिठा सकते हैं। पेपर का कोड भी यहाँ पर दिया गया है, अगर आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखाई गई थी जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स दिखाए गए थे, मतलब कि उद्देश्य क्या रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उद्देश्य, पहला क्या उद्देश्य रखा गया है कि छात्रों को समाजशास्त्रीय विचार के इतिहास और विकास से परिचित कराना। मतलब कह रहे हैं जो छात्र हैं वो समाजशास्त्रीय विचार जो है उसके इतिहास से, उसकी हिस्ट्री से और साथ ही साथ उसके डेवलपमेंट, ठीक है, विकास और इतिहास से दोनों से परिचित हो सकेंगे छात्र इस पेपर को पढ़ने के बाद। यहीं पर बात करते हैं दूसरे नंबर में क्या बताया गया है, दूसरा उद्देश्य इस पे ये बताया गया है कि समाजशास्त्र के विकास में अग्रदूतों के योगदान से उन्हें परिचित कराना। मतलब कि कुछ ऐसे अग्रदूत रहे हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को ही अध्यक्षता की है या उसको आगे लाने में अपना महान योगदान दिया है, तो उनसे भी आप परिचित हो पाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर उद्देश्य के बारे में जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं इकाई नंबर 1 के बारे में। तो इकाई नंबर 1 आपका यहाँ पर दिया गया है जिसमें हम पहले पढ़ेंगे समाजशास्त्र का उदय। समाजशास्त्र के उदय किसके बारे संदर्भ में पढ़ेंगे, तो पहले हम बौद्धिक संदर्भ में पढ़ेंगे, फिर इसको हम ज्ञानोदय, इसके ज्ञानोदय के बारे में जान पाएंगे, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक ताकतों के बारे में जान पाएंगे, साथ ही साथ फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांतियों का क्या प्रभाव रहा है उसके बारे में भी हम जान पाएंगे इकाई नंबर 1 के अंतर्गत, ठीक है। आई होप आपका इकाई नंबर 1 यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं इकाई नंबर 2 में। तो इकाई नंबर 2 में हम अगस्त काम्टे के बारे में पढ़ेंगे। अगस्त काम्टे का एक प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत आया था उसके बारे में जान पाएंगे। 3 चरणों का नियम उन्होंने बताया था उसके बारे में भी जान पाएंगे। और विज्ञान के पदानुक्रम में जो है इनका क्या भूमिका रही है, इनके द्वारा क्या है उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। बात करते हैं इकाई नंबर 3 के अंतर्गत। तो इकाई नंबर 3 के अंतर्गत हम हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में जान पाएंगे। हर्बर्ट स्पेंसर के कौन सी विकासवादी का सिद्धांत उन्होंने दिया था उसके बारे में जान पाएंगे। जैविक सादृश्य के बारे में भी जान पाएंगे और समाज और विकास के चरण कौन कौन से बताए हैं हर्बर्ट स्पेंसर ने, उसके बारे में भी हम जानकारी हासिल कर पाएंगे इकाई नंबर 3 के अंतर्गत, ठीक है। वहीं पर बात करते हैं इकाई नंबर 4 के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना होता है। तो इकाई नंबर 4 के अंतर्गत हम एमील दुर्खीम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एमाइल दुर्खीम या एमील दुर्खीम, यहाँ पे एमील लिखा है पर आप एमाइल दुर्खीम कहेंगे। एमाइल दुर्खीम के
बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर समाजशास्त्र की कार्यप्रणाली में उनका क्या योगदान रहा है इमाइल दुर्खिम का, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। सामाजिक तथ्यों की अवधारणा के बारे में भी जान पाएंगे, जिसमें से हम समाजशास्त्र के बारे में जान पाएंगे, और उन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया है उसके बारे में भी हम जानकारी हासिल कर पाएंगे कि आत्महत्या क्या है, आत्महत्या क्यों करते हैं, आत्महत्या के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। आत्महत्या की दरों के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम यहाँ पर एक एक करके पढ़ेंगे इमाइल दुर्खिम के द्वारा जो दिया गया है आत्महत्या का सिद्धांत, ठीक है। अब बात करते हैं इकाई नंबर 5 के बारे में। तो इकाई नंबर 5 के अंतर्गत आपको विल्फ्रेडो परेटो के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। विल्फ्रेडो परेटो के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इनका जो तार्किक प्रयोगात्मक विधि जो बताया है उन्होंने, उसके बारे में चर्चा करेंगे। गैर तार्किक क्रियाओं की व्याख्या के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत हुआ है उसके बारे में भी हम जानकारी यहाँ पर हासिल करेंगे इकाई नंबर 5 के अंतर्गत, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई हैं तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको पेपर नंबर 2 का वीडियो चाहिए, उसका भी सिलेबस हिंदी में चाहिए, तो आपको पेपर नंबर 2 कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। बाकी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।